अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से घट रही है और अगर इस समय की बात करें तो 12,31,000 से कुछ ज्यादा ही उपचाराधीन मरीज हैं, जो कि अगर हम अप्रैल मई के दौरान की देखें तो 36 लाख तक ये संख्या पहुंच गई थी और इस समय 12,31,000 से कुछ ज्यादा लोग उपचाराधीन हैं। और अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो 92,596 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2,219 और लोगों की मौत हो गई है। क्या कहते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े, ये आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही केंद्र सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके परिजनों को पेंशन 1 महीने के अंदर शुरू हो सके, इस बात की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। क्या कहा है केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही बात करेंगे विश्व बैंक के अध्यक्ष की, जिन्होंने कहा है कि कोरोना की पहली लहर से भारत अच्छे से निपटा, लेकिन दूसरी लहर में जरूर उसके सामने चुनौतियां खड़ी हो गई। लेकिन विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास की जो रफ्तार है, विकास की जो गति है, उसको लेकर अपनी अच्छी संभावनाएं दर्शाई हैं। क्या कहा है विश्व बैंक के अध्यक्ष ने, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश में नोएडा मेट्रो की सेवाएं भी आज से शुरू हो गई हैं। लोगों को बड़ा फायदा हो रहा है। जो कनेक्टिविटी अभी तक बंद थी, खासतौर पे ग्रेटर नोएडा और नोएडा जाने वालों को जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, वो समस्याएं दूर हो गई हैं। इस पर भी आपको सारी जानकारी देंगे। और इसके अलावा कोरोना का जो इस समय प्रकोप अन्य राज्यों में कम हुआ है, उस पर भी एक संक्षिप्त नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं रिपोर्ट की स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 92,596 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,90,89,069 हो गई। देश में लगातार दूसरे दिन 1 लाख से कम नए मामले सामने आए हैं और उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 12,31,415 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से 2,219 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 3,53,528 हो गई है। देश में अभी 12,31,415 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 4.23% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मामलों में कुल 72,287 की कमी आई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 94.55% हो गई है। उधर केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सभी केंद्रीय सचिवों से कोविड-19 के कारण सेवारत कर्मचारियों की मौत के मामलों पर नजर रखने और दावा मिलने पर 1 महीने के भीतर पारिवारिक पेंशन शुरू किया जाना सुनिश्चित करने को कहा गया है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उम्मीद जताई कि अप्रत्याशित महामारी से कई लोगों की जान जाने के मद्देनजर विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें अपने अपने कर्मचारियों के लिए यह प्रक्रिया अपनाएंगी। उन्होंने कहा कि सचिव संबंधित मंत्रालय या विभाग के एक अधिकारी को नामित करेंगे, जिनका नाम और संपर्क विवरण वेबसाइट पर दिखेगा, ताकि देरी की स्थिति में परिवार के सदस्य उनसे संपर्क कर सकेंगे। पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में सभी मंत्रालयों, विभागों, लेखा महानियंत्रक के साथ साथ पेंशन वितरण करने वाले बैंकों के सीएमडी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि सरकारी कर्मचारी के परिवार के पात्र सदस्य की ओर से दावा प्राप्त होने के 1 महीने के भीतर पारिवारिक पेंशन की शुरुआत की जानी चाहिए, जिनकी मृत्यु कोविड-19 संक्रमण के कारण हुई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आशा व्यक्त की कि सरकार के सभी विभाग इन निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे और संबंधित विभागों के प्रमुख नियमित आधार पर इसकी निगरानी करेंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश में नोएडा मेट्रो रेल की सेवाएं 39 दिन बाद बुधवार सुबह फिर से शुरू हो गई। हालांकि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए मेट्रो ट्रेन सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक ही चलेंगी। इसके अलावा सप्ताहांत कर्फ्यू वाले दिन शनिवार और रविवार को ये सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी। ट्रेनों की बारंबारता में भी बदलाव किया गया है। अब व्यस्ततम समय के दौरान मेट्रो सेवा 15 मिनट पर उपलब्ध होगी, जबकि अन्य समय में 30 मिनट पर मेट्रो मिलेगी। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी NMRC की प्रबंध निदेशक ऋतु माहेश्वरी ने बताया कि कोरोना महामारी की वजह से NMRC की सभी रेल सेवाएं बीते 1 मई से स्थगित कर दी गई थी, लेकिन अब जब गौतम बुद्ध नगर में लॉकडाउन से राहत दी जा रही है तो 9 जून से नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो सेवाएं भी
बहाल कर दी गई हैं। सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक यात्री मेट्रो सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हर ट्रिप के बाद मेट्रो ट्रेनों को संक्रमण मुक्त किया जाएगा। सभी स्टेशन, प्लेटफॉर्म और दूसरे संपर्क स्थानों जैसे कॉल बटन, POS मशीन, एस्केलेटर को संक्रमण मुक्त किया जाएगा। हर स्टेशन पर यात्रियों की निगरानी के लिए एक टीम तैनात की जाएगी। यह टीम स्टेशन पर आने वाले मुसाफिरों के मास्क, तापमान और सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया की निगरानी करेगी। NMRC के परिसर और मेट्रो ट्रेनों के अंदर सामाजिक दूरी का पूरी तरह पालन किया जाएगा। प्रबंध निदेशक ने बताया कि सेक्टर 101, 81, 137, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, अल्फा 1, डेल्टा 1 और ग्रेटर नोएडा ऑफिस के सिर्फ एक ही प्रवेश और निकास द्वार खोले जाएंगे। सेक्टर 51, सेक्टर 50, 73, NSEG, सेक्टर 83, KP2, परी चौक और डिपोट स्टेशन पर प्रवेश और निकास द्वार दोनों तरफ खोले जाएंगे। पार्किंग की सुविधा सिर्फ सेक्टर 51 के मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध रहेगी। गौतम बुद्ध नगर में सोमवार से अनलॉक होने के बाद दिल्ली मेट्रो रेल ने अपनी सेवाएं दिल्ली से नोएडा तक शुरू कर दी हैं। ब्लू लाइन नोएडा के सेक्टर 62 तक तथा मजेंटा लाइन नोएडा के बॉटनिकल गार्डन तक चल रही हैं। अब आज से NMRC द्वारा एक्वा लाइन मेट्रो को चालू करने से नोएडा और ग्रेटर नोएडा भी मेट्रो रेल से सीधे जुड़ जाएंगे। उधर भारत में कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति को काफ़ी मुश्किल बताते हुए विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने कहा है कि महामारी की दूसरी लहर से गहरी चोट खाने से पहले भारत ने कोविड-19 से मुकाबले में अच्छी प्रगति कर ली थी। भारत ने अप्रैल और मई माह के दौरान कोरोना वायरस की खतरनाक दूसरी लहर से मुकाबला किया। इस दौरान रोजाना 3 लाख से अधिक नए मामले सामने आ रहे थे। अस्पतालों में बिस्तरे उपलब्ध नहीं थे। चिकित्सा ऑक्सीजन की भी कमी हो गई थी। एक समय मध्य मई में कोरोना वायरस के नए मामले 4 लाख के भी पार निकल गए थे। डेविड मालपास ने वैश्विक आर्थिक संभावना पर ताज़ा रिपोर्ट जारी करने के अवसर पर संवाददाताओं के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल में ये बातें कही। उन्होंने कहा, यह भारत के लिए बहुत कठिन स्थिति है। भारत ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में प्रगति हासिल की थी और उसके बाद उसे बहुत बड़ी दूसरी लहर का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से कई मौतें हुई और फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा, जिससे अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। एक सवाल के जवाब में मालपास ने कहा, हम जान जाने पर शोक प्रकट करते हैं। भारत को गहरी चोट पहुंची है। जहां तक अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की बात है, भारत के पास उसकी खुद की बड़ी टीका उत्पादन क्षमता है। उसका खुद का टीका उत्पादन है, उसे तेजी से उपलब्ध कराया जा रहा है। उसका नए मामलों की संख्या पर प्रभाव पड़ेगा और मुझे लगता है इसका सकारात्मक असर दिखने लगा है। विश्व बैंक संभावना समूह के निदेशक आयान कोसे ने इस दौरान कहा कि रिपोर्ट में 2021 में भारत की वृद्धि दर 8.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। हमारे जनवरी के अनुमान के मुकाबले वास्तव में यह 2.9% बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की बड़ी लहर से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार काफ़ी मजबूत था। आइए आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र के नासिक। यहाँ पर गांव वालों ने देखा कि एक पेड़ में ब्लैक फंगस जैसे कुछ चिन्ह नजर आ रहे हैं। लोगों में डर फैल गया, तरह तरह की बातें कही जाने लगी। आइए देखते हैं क्या है मामला। ऐसा सुनने में आया है कि लोग ब्लैक फंगस के डर से पेड़ों को काट रहे हैं। पहली चीज़ तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, ब्लैक फंगस एक फंगल डिजीज़ है जो जिसके केसेस बड़े हैं कोरोना के केसेस के साथ साथ, लेकिन इसका पेड़ से कोई संबंध नहीं है। फंगल जो है वो इन्वायरमेंट में है और इसको बढ़ने का कारण है इम्यूनिटी कम होना। जैसे कि हम देख रहे हैं लोग कंटिन्यूस स्टीम ले रहे हैं, एक ही मास्क को बार बार यूज ले रहे हैं, वो सबसे बड़ा कारण है। या फिर स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, वो ज़्यादा बड़ा कारण है ब्लैक फंगस डिजीज होने का। पेड़ जो है, एक आदमी जो है एक साल में 750 kg ऑक्सीजन देता है, उसमें से एक पेड़ 150 kg ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है एक इंसान को।
कोरोना की जो दूसरी लाट है, सेकंड वेव के टाइम पे इतनी ऑक्सीजन की कमी हो गई, ये एक तरीके का आप सोच सकते हैं ऑक्सीजन का एक परमानेंट सोर्स है, तो आप कृपया करके उसको मत काटिए।